बच्चों आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सारणिक। इससे पहले हमने एक गणितीय संरचना आव्यूह पढ़ी थी। आव्यूह हम कहते हैं यदि हम संख्याओं या फलनों को आयताकार विन्यास में अगर व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार की संरचना को हम आव्यूह कहते हैं। दिस इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, इसे कहते हैं नंबर्स एंड फंक्शंस, यानी संख्याओं के आयताकार विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। ये हमने संख्या पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। जब भी हम आव्यूह की बात करते हैं वो सिंपली संख्याओं का एक अरेंजमेंट है, संख्याओं का एक विन्यास है, उसका अपने आप में कोई मान नहीं है। मैंने अगर कोई एक आव्यूह लिखा है 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये है ये केवल संख्याओं का एक विन्यास है, संख्याओं को आयताकार रूप में व्यवस्थित किया गया है। इसका अपना कोई मान या कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अब एक दूसरी गणितीय संरचना की बात हम कर रहे हैं, सारणिक। यदि किसी वर्ग आव्यूह से, केवल वर्ग आव्यूह की बात होगी, हर प्रकार के आव्यूह को हम सारणिक में नहीं बदल सकते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह से अगर कोई संख्या संबद्ध कर दी जाए, यदि किसी वर्ग आव्यूह से कोई संख्या संबद्ध कर दी जाए तो फिर वो आव्यूह नहीं रहता है, तो उसको हम सारणिक कहते हैं। तो आव्यूह, इसी वर्ग आव्यूह से अगर एक संख्या संबद्ध कर दी जाए तो ये जो आव्यूह है उसको ऐसे न लिखे, उसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 लिखते हैं। यानी इसको एक बड़े कोष्ठ के अंदर न लिखे, ये मॉडुलस वाली जो खड़ी लाइन है इनके बीच में हम रख देते हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि आव्यूह और किसी वर्ग आव्यूह और सारणिक में फर्क ये है कि जो आव्यूह, जब तक संख्याओं को इस आव्यूह के रूप में लिखा गया है तो इस आव्यूह से कोई संख्या संबद्ध नहीं है, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। ये केवल संख्याओं का एक विन्यास है, आयताकार विन्यास है, संख्याओं को व्यवस्थित किया गया है इस रूप में। लेकिन अगर इसी वर्ग आव्यूह से अगर कोई संख्या संबद्ध हो जाए तो फिर आव्यूह नहीं रहेगा। इस संरचना को नया नाम देते हैं, वो है सारणिक। तो इस प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक सारणिक का मान हम सारणिक को हम लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक सारणिक को हम लिख सकते हैं। जब भी हम इस वर्ग आव्यूह को एक सारणिक के रूप में लिखेंगे तो अब इस सारणिक से एक संख्या संबद्ध होगी। तो उस संख्या का मान हम कैसे निकालेंगे? उस संख्या का, अगर ये एक द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह था तो इसके संगत जो सारणिक है वो ये होगी 1 2 3 4। ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। तो इसका जब हम मान निकालते हैं तो इसका मान हम ऐसे निकालते हैं, इस सारणी को वर्ग गुणा कर देते हैं ऐसे 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। तो इस सारणी का मान जो हो जाएगा, इस सारणी बी का मान हो जाएगा, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ बी कहते हैं। इस सारणी का मान हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, दैट इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2। इस सारणी का मान हो जाएगा। अगर द्वितीय कोटि का सारणिक है तो इसके संगत जो द्वितीय कोटि का अगर आव्यूह, वर्ग आव्यूह है, तो उसके संगत सारणी क्या हो गई। अगर कोई प्रथम कोटि का आव्यूह है तो इसके संगत सारणी वही संख्या हो जाएगी इस प्रकार से। अब अगर कोई तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह है, जैसे मैंने कहा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तृतीय कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है तो इस वर्ग आव्यूह के संगत जो सारणिक होगी वो हो जाएगी इस प्रकार से। अब हम इस सारणी को, मतलब अगर हमने इस वर्ग आव्यूह को सारणी के रूप में लिख दिया है तो अब इस वर्ग आव्यूह से कोई संख्या संबद्ध है तो A इक्वल टू हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक सारणिक हो गया। तो सारणिक वर्ग आव्यूह का ही एक रूप है। फर्क यह है कि इससे एक संख्या संबद्ध है। अब द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह से जो संख्या संबद्ध थी वो तो ऐसे निकालते हैं। अब तृतीय कोटि का अगर कोई सारणिक है, तृतीय कोटि के सारणिक से जो संख्या संबद्ध है उसको हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक शब्द का यूज होता है, सारणिक का प्रसरण। सारणिक का प्रसरण या विस्तार कैसे करेंगे सारणी का, यानी इससे संबद्ध संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसका तरीका ये है कि हम इस सारणी का प्रसरण करते हैं, कहते हैं
किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष हम इसका प्रसारण करते हैं। तो पहले प्रथम पंक्ति R1 के सापेक्ष मैं इसका प्रसारण करूं तो कैसे करते हैं कि हम R1 A11 A12 A13 के सापेक्ष इसका प्रसारण करते हैं। प्रसारण कैसे करेंगे? पहला अवयव A11 गुणा जिस पंक्ति और स्तंभ में A11 है उसको निकाल दीजिए, उसके बाद जो सारणिक बच जाएगी उसको लिखेंगे। यानी इसको इस पंक्ति में और इस स्तंभ को निकाल देते हैं, उसके बाद जो सारणिक बची है A22 A23 A32 A33, इसको इस सारणी के अंदर लिख लीजिए। A22 A23 A32 और A33 इस सारणी को खोल लेंगे। द्वितीय कोटि का सारणी हम कैसे प्रसारण करते हैं उसका हमने अभी सीखा। तो इसका प्रसारण करेंगे, उसको A11 से गुणा कर देंगे। अब दूसरा जो है, अब इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है। A11 दूसरा होता है माइनस A12 और इसके सापेक्ष A11 के सापेक्ष अब जिस पंक्ति और स्तंभ में A12 है उसको निकाल दीजिए, उसके बाद जो सारणी बच जाती है, जो पंक्तियां और स्तंभ बच जाते हैं उनको लिख दीजिए। ये स्तंभ निकल गया, ये पंक्ति निकल गई, तो यह आ जाएगा A21 A23 A31 A33। ये निकल गया A21 A23 A31 A33 प्लस A13 तीसरा, इस पंक्ति का तीसरा अवयव A13। इसके बाद इस स्तंभ को निकाल देंगे, इस पंक्ति को निकाल देंगे, तो अब ये बचा तुम्हारे पास A21 A22 A31 A32। इस प्रकार से हम इसका प्रसार करेंगे। A11 गुणा इस सारणी का मान माइनस A12 गुणा इस सारणी का मान धन A13 गुणा इस सारणी का मान। अब सवाल यह है कि मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा? तो माइनस प्लस इस प्रकार से होते हैं कि जो अनुलग्न है, ये इसका प्लस माइनस साइन ऐसे होता है कि -1 रेज़ द पावर, ये अनुलग्न जो भी होंगे I प्लस J के हिसाब से हम इनको प्लस और माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर अनुलग्न है 1 1, तो पहले में हमने लिखा -1 रेज़ द पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू -1 रेज़ द पावर 2 इक्वल टू प्लस 1। तो इसलिए A11 से A11 का जो चिन्ह है वो धन होगा। दूसरा है A12, तो यहाँ पर अनुलग्न है 1 और 2, ये हो जाएगा -1 रेज़ द पावर I प्लस J। मैंने कहा जो प्रत्येक सारणी का प्रत्येक अगर किसी पंक्ति और स्तंभ के सापेक्ष आप खोल रहे हैं तो किसी इंट्री के सापेक्ष प्लस होगा या माइनस होगा। वो कैसे होगा कि -1 की घात I प्लस J, तो -1 रेज़ द पावर 1 2 के सापेक्ष जो चिन्ह होगा हो जाएगा 1 प्लस 2 -1 की घात 3, विषम घातांक है -1 का, तो -1 हो गया, इसलिए A12 जो है माइनस हुआ। और A13 अगर हम करते हैं, A13 -1 की घात 1 प्लस 3, अनुलग्न यहाँ पर 1 और 3 है सफिक्सेस, दैट इज -1 की घात 4, -1 की घात 4, तो सम घातांक है तो ये धन होगा। तो इसलिए A11 धन था, A12 ऋण है, फिर धन है। तो ये एकांतर रूप से ऐसे चलते रहते हैं। A11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ऐसे चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चलता रहेगा। अगर मैंने इसे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसारण किया तो इस प्रकार से होगा। अब ये प्रसारण हम किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इस प्रसारण को हम प्रथम पंक्ति के अलावा अगर दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करते तो उसमें यह होता, अगर R2 के सापेक्ष इसका मैं प्रसारण करता, R2 के सापेक्ष, तो क्या होता? R2 के अवयव क्या है? R2 का पहला अवयव है A21 और A21 का चिन्ह क्या होगा? ये देखिए -1 की घात 2 प्लस 1, दैट इज विषम घातांक है, तो -A21 से शुरू होगा। -A21 गुणा इसका जो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में ये A21 है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद जो सारणी बच जाती है A12 A13 A31 A32। अब फिर मैं दूसरी पंक्ति के सापेक्ष निकाल रहा हूँ। दूसरा है A22, अनुलग्नों का जो सम है वो अनुलग्नों का योग जो है 2 धन 2 4 है, तो जाएगा धन होगा ये। तो A22, अब इस पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो जाएगा A11 A13 A31 A33 और फिर
A23 अनुलग्नों का योग विषम है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस A23, जिस पंक्ति और स्तंभ में उसको हटा देंगे तो A11, A12, A31, A32, तो ये R2 के सापेक्ष प्रसार हो। इस प्रकार से हम किसी स्तंभ के सापेक्ष में प्रसार कर सकते हैं। अगर मैं C1 के सापेक्ष करता हूं प्रसारण, C1 के सापेक्ष अगर करता हूं तब क्या होगा, C1 के जो अवयव है हमारे पास वो ये है A11, A21, A31। तो A11 अनुलग्नों का योग हमारे पास है सम संख्या, एक धन एक दो है, सम संख्या है तो ये धन होगा A11, और इसका इस पंक्ति और स्तंभ को निकाल देने से हो जाएगा A22, A23, A32, A33, पहला अवयव। अब C1 का दूसरा है A21, अनुलग्नों का योग है 2 धन 1 3, विषम संख्या है, अनुलग्नों का योग विषम संख्या है तो -1 की घात विषम ऋण संख्या होगी तो ऋण A21 हो जाएगा, ये ऋण A21। अब इस पंक्ति और स्तंभ को निकाल देंगे तो हो जाएगा A12, A13, A32 और A33, इस प्रकार से A21, A12, A13, A32, A33। अब बचा हमारे पास तीसरा A31। A31 अनुलग्नों का योग 3 का 4 सम संख्या है तो ये -1 की घात सम संख्या हमेशा धन होगी तो धन A31 गुणा इसका जो जिस पंक्ति और स्तंभ में ये है उसको निकाल देंगे तो ये बचा A12, A13, A12, A13 और A22, A23, A22, A23। अब इसका प्रसार कर देंगे तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, अगर C1। और एक चीज ध्यान रखना है कि हम चाहे इसे R1 के सापेक्ष इसका प्रसारण करें, चाहे हम इसको R2 के सापेक्ष इसका प्रसारण करें, चाहे हम C1 के सापेक्ष, हम इसे चाहे किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसारण करें, सारणी का मान सदैव अचर रहेगा, सारणी का मान वही होगा। चाहे मैंने इसे R1 के सापेक्ष किया, चाहे R2 के सापेक्ष किया, चाहे इसे C1 के सापेक्ष किया, हम हमेशा हमें सारणी का मान समान मिलता है। तो हम जनरली ये करते हैं कि सारणी का प्रसार हम उस पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष करते हैं जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य है, क्योंकि यहाँ पर अगर शून्य होता है तो हमें सरल नहीं करना पड़ता, यहाँ पर शून्य होता है तो ये सब अपने आप शून्य गुणा है, जितना भी आता है शून्य हो जाता है, हमें कम सरल करना पड़ेगा। इसलिए सारणी का जब भी हम प्रसारण करेंगे तो उस पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष करेंगे जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में शून्य अधिक है, अगर शून्य है तो। और प्रसारण करने के लिए भी हम ये कोशिश करेंगे कि किसी पंक्ति और स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य आ जाए, ये हमारी जो आगे स्ट्रैटेजी होगी। तो सारणी का प्रसारण कैसे होना है, A11 गुणा हम इस सारणी का मान निकालेंगे, द्वितीय कोटि का सारणी का मान निकालने में देखा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस A21 गुणा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इस तरह से A31 गुणा A12 गुणा A23 माइनस A22 गुणा A13 करके हम इस प्रकार से सारणी का प्रसारण करते हैं, सारणी का मान ज्ञात करते हैं। सारणी से जो संख्या संबद्ध है उस सारणी का हम मान ज्ञात कर लेते हैं। इस पर एक छोटी सी प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के सवालों को कर लेते हैं। ये प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 को हम देखते हैं। इस सारणी का मान ज्ञात करोगे, सिंपल सा सवाल है। एक सारणी हमारे पास दी है 2 4 -5 -1। इस सारणी का जब हम प्रसार करते हैं, द्वितीय कोटि का सारणी है, तो हम इसको इस प्रकार से बज गुणा करें, दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस, तो जगह 2 गुणा ऋण 1, 2 गुणा ऋण 1 माइनस 4 गुणा ऋण 5 या ऋण 5 गुणा 4, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास जाएगा ऋण 2, 2 गुणा ऋण 1, ऋण धन हो जाएगा 5 को 20 बराबर हो जाएगा। इस सारणी का मान 18 हो गया। तो इस सारणी से संबद्ध जो संख्या है वो 18 है, इसी को सारणी का मान कहते हैं। इस सारणी का मान 18 हो गया। वैसे ही दूसरा सवाल एक है, दूसरे का पहला भाग है, सारणी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इस सारणिका में मान ज्ञात करना है। तो बज गुणा करेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए इस सारणिक से संबद्ध संख्या जो है 1 हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। एक और प्रश्न देखिए, तीसरा। एक आव्यूह दिया हमें ए, आव्यूह ए है 1 2 4 2, 1 2 4 2, एक हमें आव्यूह दिया है। तो दिखाइए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको दिखाई कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। एक आव्यूह दिया हमें a इक्वल टू 1 2 4 2, हमें दिखाना है 2a आव्यूह होगा, उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। तो 4 गुणा डिटर्मिनेंट a हो जाता है। तो इसको देखते हैं। तो पहले तो 2a निकाल लेते हैं। किसी आव्यूह को अगर हम किसी अचर से गुणा करते हैं तो आव्यूह का प्रत्येक अवयव इससे गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आव्यूह 2a बराबर हो जाएगा 2 4 8 4। अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ज्ञात करते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ इस आव्यूह से संबद्ध जो संख्या होगी, यानी सारणिक, इस आव्यूह से संबद्ध सारणिक हम ज्ञात करेंगे। हो जाएगा 2 4 8 4। तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2 गुणा 4, ऐसे गुणा करा हमने, 4 दूना 8 ऋण 8 से को 32 बराबर हो जाएगा ऋण 24। ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मान आया। अब हमें चाहिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, फिर उसको 4 से गुणा करना है। ये था डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, यानी 2a जो आव्यूह 2a था वो ज्ञात करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। यह 4 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी आव्यूह a का सारणिक ज्ञात करेंगे, उसको 4 से ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह a का सारणिक हो जाएगा 1 1 2 4 2 बराबर हुआ 2 ऋण 8 बराबर, ये ऐसे गुणा हुआ 1 दूना 2, 1 दूना 2 ऋण 4 दूना 8 बराबर ऋण 6। तो हमें मिला डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर मिला हमें -6। इसलिए 4 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हुआ, 4 गुणा ऋण 6 बराबर ऋण 24। तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a यानी आव्यूह 2a से आव्यूह 2a का हमने सारणिक ज्ञात किया, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर भी -24 आया। और 4 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी आव्यूह a के संगत जो सारणिक था, या उसे कहें डिटर्मिनेंट ऑफ a, 4 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ a दोनों बराबर है, ऋण 24 ये भी है और ऋण 24 ये भी है। तो हमने सिद्ध कर दिया। इसलिए ये हमें दिखाना था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर आया 2 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह का एक सवाल ये है, चौथा, कि एक आव्यूह हमें दिया है वर्ग आव्यूह, ये तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह है। ए है 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 बराबर है। ये एक तो हमें दिखाना है, ये एक वर्ग आव्यूह है, तो हमें दिखाना, तो
दिखाइए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होता है, ये हमें दिखाना है। बात वही हुई फिर। तो पहले हम 3a ज्ञात कर लेते हैं, आव्यूह 3a। आव्यूह 3a हमारे पास जाएगा, इस आव्यूह का प्रत्येक 3 से गुणा हो जाएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3a ज्ञात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a ये बराबर हुआ, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3a ज्ञात करेंगे तो इस आव्यूह के संगत जो सारणिक होगी हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इसका प्रसार कर देते हैं, बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष का मैं प्रसार करता हूं। ये हो जाएगा 3 गुणा इसके संगत जो सारणिक बच गए 3 6 0 12 माइनस 0 गुणा, इसे सीधे 0 भी लिख सकता था मैं, 0 गुणा 0 6 0 12 धन धन ऋण धन, इसका एकांतर रूप में चिन्ह आएंगे। 3 गुणा 0 3 0 0 0 3 0 0, तो ये इसका मान आया हमारे पास 3 गुणा बारतियां 3 गुणा 12 बारतियां 36 ऋण 0 गुणा 6 0 ऋण, ये तो 0 हो जाएगा, धन 3 गुणा 0 गुणा 3 या 0 गुणा 3, ये 0 हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास आया ये 3 गुणा 36 बराबर 108 हुआ। अब मुझे चाहिए दाएं तरफ, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, सारणिक ए निकालते हैं। पहले सारणिक आव्यूह ए हमारे पास ये था, आव्यूह ए था 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये एक वर्ग आव्यूह था तृतीय कोटि का। तो इस वर्ग आव्यूह के सापेक्ष के संगत जो सारणिक है ये है डिटर्मिनेंट ए, इक्वल टू जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसका प्रसार करते हैं, इसका मान निकालें, पहली पंक्ति के सापेक्ष, बल्कि पहले स्तंभ के सापेक्ष करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक 0 है, तो आगे इनके सापेक्ष 0 हो जाएगा। 1 गुणा, यानी 1 ये बचा, 1 गुणा इसके संगत जो सारणिक है 1 2 0 4, ये पंक्ति के स्तंभ गया 1 2 0 4, माइनस 0 गुणा जो भी आएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 गुणा जो भी सारणिक आएगा, धन 0 गुणा जो भी आगे आएगा 0 से इसको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 ऋण 0 बराबर 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हमारे पास आया 4। अब 27 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, 27 गुणा 4 बराबर 4 7 28 4 9 8 2 10 108, दोनों बराबर आए हैं। यानी हमें दिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मान भी 108 था और 27 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान भी 108 है। 27 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान भी 108 है, इसलिए हमारे पास सिद्ध हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है बच्चों, इसे हम जनरलाइज कर लेते हैं। यदि हमारे पास ए कोई वर्ग आव्यूह है n बाय n कोटि का, ठीक है, ए हमारे पास कोई एक वर्ग आव्यूह है n बाय n कोटि का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होगा वो k की घात n गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ये सूत्र हो जाएगा, इन जनरल हम करेंगे। यदि a हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है n बाय n का और डिटर्मिनेंट ऑफ के बराबर हो जाएगा k की घात n गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पर जैसे यहाँ पर ये तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह था, ये तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह था, और तो 3 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 की घात 3 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आया 27 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उससे पहले वाला जो वर्ग आव्यूह हमने किया था वो द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह था, वहां पर हमें सिद्ध करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 2 का वर्ग गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तभी तो 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए आया था। अगर यही ये 3 की जगह अगर ये 5 होगा
तो इसी वाले आव्यूह में अगर ये तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह है, अगर ये गुणज जो है 3 की जगह 5 हो जाए, 5 डिटर्मिनेंट ऑफ 5 से अगर मुझे करना होगा तो जाएगा 5 की घात 3 जो कोटि होगी, वर्ग आव्यूह की जो कोटि होगी। ये यहाँ पर तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह था, तो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 से बराबर हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 125 गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो जनरल सूत्र ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के की घात n गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे हम सिद्ध करेंगे जब हम सारणिकों के गुणधर्म करेंगे, तो उस समय हम इसको सिद्ध करेंगे। इस प्रकार से इन सारणिकों के मान आप ज्ञात करेंगे। नीचे आपको वर्ग आव्यूह दिए हैं। एक बार इसका 7वां सवाल देख लीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, ये बोर्ड में भी आता है इस तरह का। x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सारणिक ये है, हमें दी है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। इस प्रकार से बच्चों देखिए, इससे पहले आव्यूह हमने देखा था। आव्यूह में तो ये होता था कि अगर आव्यूह का मतलब है जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी एक विन्यास ये एक विन्यास ये है, दोनों विन्यास बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में ये संख्या है और ये भी एक संख्या है, दोनों संख्याओं को हमें इक्वेट करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 2x बराबर 2 कह देंगे इस और x बराबर 1 कह देंगे। सारणिक में ऐसा नहीं होगा कि संगत अवयव बराबर हैं, जरूरी नहीं है। संगत अवयव बराबर न होके भी सारणिकों के मान बराबर हो सकते हैं। अगर इन दो सारणिकों के मान बराबर हैं तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो हम इस सारणी का प्रसार करेंगे, इस सारणी का प्रसार करेंगे, x में एक समीकरण बनाएंगे, फिर उससे हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर करें, इसका मान हो जाएगा 2 ऋण 2 एकम 2 ऋण 5 चक्को 20 बराबर ये हो जाएगा 2x गुणा x 2x स्क्वायर ऋण 6 चक्को 24, यानी ऋण 18 बराबर 2x स्क्वायर ऋण 24। इसका पक्षांतर कर दें, 24 ऋण 18 बराबर 2x स्क्वायर। 24 ऋण 18 बराबर 2x स्क्वायर, यानी ये आया मेरे पास 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 3। इस प्रकार से हम इसमें x का मान निकालते हैं। तो ये फर्क है, ये बोर्ड में भी इस तरह का सवाल आता है। कभी वो सारणिक को दे देते हैं x का मान ज्ञात करिए, कभी वो आव्यूह को दे देते हैं। जब आप आव्यूह में इस x का मान निकालेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे कि ये दोनों विन्यास समान हैं, तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ये तुलना करके उनको मान लेते हैं। यहाँ पर 2x बराबर 2 हो जाता है, इसे हम x निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम सारणिकों का मान कर रहे हैं तो ये विन्यास ये कोई विन्यास नहीं, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं को इक्वेट करने के लिए हम इसका प्रसारण करेंगे, इसका भी प्रसारण करेंगे, उससे x में जो इक्वेशन मिलेगी उससे हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। एक और कर लेते हैं इसी में 8वां सवाल। 8वां ये है कि सारणिक है x 2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 6। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो फिर हम प्रसार ज्ञात करेंगे। ऐसे नहीं कि x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 6, ऐसे नहीं करेंगे आप इसको x का मान जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको बजगुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर 6 36 और ऋण 18 दूना 36। तो ये हमारे पास जाएगा 36 36 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर इसका पक्षांतर कर देंगे 36, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 36 आया। इसी प्रकार से एक ये है 7वें का जो दूसरा भाग था कि डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5 बराबर था डिटर्मिनेंट x3 2x5 2x5। यहां ऐसा नहीं कहेंगे कि x इक्वल टू 2 हो गया है और 2x इक्वल टू 4 हो गया, ऐसे नहीं, आप इसका प्रसार करेंगे। तो ये हमारे पास जाएगा, x का मान आया, सॉरी ये मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा ना, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 6 हुआ। और यहाँ पर भी
आप x इक्वल टू 2 नहीं कहेंगे, 2x इक्वल टू 4 नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आव्यूह अगर ये है तो आव्यूह के केस में ऐसा होगा, लेकिन सारणिक में ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, दोनों संख्याओं को इक्वेट करेंगे। इनको 5 दूना 10 ऋण 4 तियां 12 बराबर 5x ऋण 3 दूना 6x, ऐसे होगा। तो ऋण 2 बराबर ऋण x 5x ऋण 6x, यानी x बराबर 2, ऐसे मान आया इसका, ऐसे x इक्वल टू 2 आया। तो x इक्वल टू 2 ये आ भी सकता है, x इक्वल टू 2 ये इक्वल नहीं भी आ सकता। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात करेंगे। आव्यूह और सारणिक में इस तरह के सवाल को हल करने में फ़र्क समझिए। फिर अगले वीडियो में करेंगे।